Hi everyone, welcome to the Sugandha Research channel. I am Khushbu Singh, a research scholar, and in this video we are going to have discussion on the comparison of the results and discussion section in a review paper versus a research paper. सो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो R&D सेक्शन होता है हमारे रिव्यू पेपर में, रिसर्च पेपर में, उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं और बेसिकली हम इसको एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू समझेंगे। हम एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू इसलिए समझ रहे हैं, हमने रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर का कंपैरिजन इसलिए हम कर रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन रहती है। एंड फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है इस चैनल पर, जहाँ पर मैंने बताया है कि आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या रहेगा R&D सेक्शन लिखने का, जो आइदर इट इज़ रिव्यू पेपर और अ रिसर्च पेपर, और उसके लैंग्वेज फीचर्स वगैरह क्या रहेंगे। बट जो मैंने एग्जाम्पल्स जो लिए हैं या फिर जो मैंने स्पेसिफिकली जो बात की है वो रिसर्च पेपर को टारगेट करते हुए ली है। तो मुझे ये लगा कि मुझे रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर दोनों पे अगर R&D सेक्शन अच्छे से बता दूंगी तो जो स्कॉलर्स के अंदर जो कन्फ्यूजन रहती है वो नहीं रहेगी। और इनफैक्ट फ्रेंड, जब मैं भी स्टार्टिंग में जब PhD मैंने एडमिशन लिया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी रिव्यू पेपर के R&D सेक्शन के बारे में। रिसर्च पेपर का इतना नहीं रहता था क्योंकि रिसर्च पेपर में हमें पता है कि हम जो भी अपनी ओरिजिनल फाइंडिंग्स हैं उसी को ही हम रिपोर्ट करते हैं और लेटर ऑन हम उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं। बट हम जो रिव्यू पेपर का जो R&D सेक्शन होता है उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एंड मैंने एक जगह मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी एक जर्नल पर, तो उनका वहाँ पे कमेंट भी मुझे आया था। उन्होंने यहाँ पे ये काम मुझसे कहा कि आपका जो R&D सेक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि आपने R&D सेक्शन अलग अलग है या फिर वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा मुझे कमेंट भी आया था, तो मुझे लगा कि भाई मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई R&D सेक्शन में आप क्या इंक्लूड करोगे अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हो और या फिर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना और चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ना एक रिसर्च पेपर का R&D सेक्शन समझ ले रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इस R&D सेक्शन को के ऊपर, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पर शेयर कर दूंगी, आप वो देख लेना। सो एनीवेज फ्रेंड, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो रिसर्च पेपर का जो रिजल्ट सेक्शन होता है उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं कि आप हमारी जो स्टडी है वो हमारी ओरिजिनल फाइंडिंग्स पर डिपेंड है, कि जो भी हमने सर्वे किया होता है, अपने क्वेश्चन आए थे, जो भी हम डेटा कलेक्ट किया होता है, जो भी हमने स्टैटिस्टिकल टेबल्स बनाई होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी रॉ फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम बस क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने सिंपली रिपोर्ट कर दिया, इंटरप्रेट नहीं करते हैं। जो भी हमने डेटा एनालिसिस करके जो निकाला, जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आया उसको हमने बस सिंपली रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, और डिस्कशन सेक्शन में क्या आता है, डिस्कशन सेक्शन में क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको आप यहाँ पर इंटरप्रेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो। अब कैसे एक्सप्लेन करते हो, जो भी आपकी जो करंट स्टडी है, जिस स्टडी पर आप काम कर रहे हो उसको रिलेट करते हुए, अपने हाइपोथेसिस से रिलेट करते हुए उसको अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हो। सो ये आता है आपके डिस्कशन सेक्शन में। और अगर आप कोई कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी, जो करंट स्टडी है, उसको कंपेयर करते हो पास्ट स्टडीज से। तो ये आपका रहता है डिस्कशन सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल्स भी दिए फ्रेंड्स की, ये जो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इसमें भी एग्जाम्पल दिया है मैंने और इसमें भी एग्जाम्पल दिया है। और अगर आप ब्रीफली अगर देखना चाहते हो तो फिर आप अब वही जो उस वाली वीडियो पे जाओ जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। अब वहाँ पे जाके मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है इस चीज़ को। ठीक है, अब वहाँ पर समझ सकते हो। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने रिव्यू पेपर पे, जो कि इस वीडियो का बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट है, हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम रिव्यू पेपर की बात करें, सो हम अगर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं या सिंपली हमारा लिटरेचर रिव्यू है या फिर हम बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू लिख रहे हैं, तो ये सभी पे एप्लीकेबल होगा R&D सेक्शन का, जो मैं भी बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू कर रहे हो तो मिनिमम आपके पास 100 पेपर्स होने चाहिए, और अगर आप कोई फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू है तो उसमें आपके पास मिनिमम 40 पेपर्स होने चाहिए। और ये फ्रेंड्स, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है। इतने पेपर्स तो आपके पास होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू को लेकर और लिटरेचर रिव्यू को लेकर।
ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे कम अगर पेपर लेते हो और आप किसी अच्छे जर्नल में इसको पब्लिश कराने के लिए भेजते हो तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, लौट के वापस आ जाएगा, मना कर देंगे, नहीं होगा पब्लिश ये। ठीक है, सो अब हम इस पर आते हैं। अब रिजल्ट सेक्शन में क्या होता है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं थीमेटिक कैटेगराइजेशन और समरी ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम प्रीवियसली पब्लिश्ड स्टडीज। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी लेट्स से कि आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग 40 रिसर्च पेपर कलेक्ट किए, ठीक है, और उसको यहाँ पर क्या होता है कि उसको फिर आप थीम्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, ठीक है, उसकी समरी देते हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप एक स्टडी कर रहे हो और उस टॉपिक का नाम है डिजिटलाइजेशन इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ठीक है। अब आपने उसी से रिलेटेड 40 रिसर्च पेपर्स निकाले। तो जो फर्स्ट 10 है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिसंस के पास डिजिटल स्किल्स की कमी है, लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स बिटवीन आर्टिसंस। सेकेंड जो नेक्स्ट 10 है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है रूरल एरियाज में, ठीक है। जो फर्दर 10 है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अगर हम क्राफ्टिंग को आर्टिसंस के वर्क को ऑनलाइन मार्केटिंग में ले आएंगे, ऑनलाइन ले आएंगे तो इससे उन्हें बेनिफिट्स मिलेगा। और जो लास्ट जो 10 है वो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपके जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसी कुछ पॉलिसीज लेके आ रही है जो आर्टिसंस को सपोर्ट कर रही है। सो इस तरीके से आपने 4 थीम्स बन गई आपकी 40 रिसर्च पेपर पे बेस्ड, ठीक है। तो आप उसी के बेसिस से फिर आप अपने 4 थीम्स को डिवाइड कर लोगे और उन 4 थीम्स पे समरी बताओगे, वही आपका रिजल्ट सेक्शन में आ जाएगा। और ये तो आपका रहेगा सिंपली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू अगर आप कर रहे हो। बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू में क्या होगा, बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू के लिए आपको 100 रिसर्च पेपर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही फिर रिसर्च पेपर्स होंगे बॉसव्यूअर पे। जो सॉफ्टवेयर है बॉसव्यूअर सॉफ्टवेयर या फिर आर सॉफ्टवेयर से अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर ही कुछ थीम्स निकाल के दे देगा, आपको ना क्लस्टर्स बना के दे देगा, तो उसी के बेसिस पे आप अपनी थीम्स को कैटेगराइज करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बॉसव्यूअर सॉफ्टवेयर जो है पे हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम अपने थीम्स को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है और उसका लिंक मैंने आई बटन पे शेयर कर दिया है। तो ये आपका आता है बेसिकली आपको रिजल्ट सेक्शन में थीम्स के बेसिस पे, अगर आप कोई बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू फिर सिंपली अगर कोई लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपको सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हो इसमें क्या होता है, इसमें आप इंक्लूड करते हो प्रिज्मा फ्लो चार्ट, ठीक है, स्पार 4 SLR, ये इसमें इंक्लूड करते हो। और फिर यहाँ पर आती है आपकी सिंथेसाइज्ड टेबल्स। टेबल्स के यहाँ पर मतलब सिंथेसाइज्ड टेबल्स को अगर हम समझें तो सिंथेसाइज्ड टेबल्स इज इक्वल टू लिटरेचर रिव्यू प्लस आपका आ गया एक कंपैरेटिव फ्लो चार्ट प्लस थीम्स ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे आपका कुछ अपने फाइंडिंग्स अपनी बताते हो, ठीक है। तो यहाँ ये आपका आता है सिंथेसाइज टेबल्स में। अब इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे कि आपने जब 40 रिसर्च पेपर या जितने भी आपने रिसर्च पेपर पढ़े, सो वहाँ उसमें आपने ये फाइंड आउट करा कि भाई जो कुछ पेपर्स जो हैं कौन से जर्नल में ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं, उसमें साइटिंग सबसे ज़्यादा किसको मिली है, फिर किस कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा बात हो रही है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है, किस थ्योरी पे ज़्यादा बात की जा रही है, कौन सी मेथोडोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा इंक्लूड किए गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, मीडिएटिंग वेरिएबल यहाँ पर क्या है। इस तरीके से आप क्या करते हो, सिंथेसाइज टेबल्स बना लेते हो और फिर उसी को यहाँ पर इंक्लूड करते हो अपने रिजल्ट सेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोई भी न्यू डेटा इंक्लूड नहीं होता है, ओनली कंपाइल्ड फाइंडिंग्स होती हैं। कंपाइल्ड फाइंडिंग्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने अपनी स्टडीज़ में जितने भी रिसर्च पेपर लिए हैं उससे आपने जो भी समरी निकाली, जो भी आपने फाइंडिंग्स निकाली उसको यहाँ पर कंपाइल्ड करके रिजल्ट सेक्शन में दिखाते हो। तो ये आपका आता है रिव्यू पेपर के रिजल्ट सेक्शन पे, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने एक यहाँ पर भी लिख दिया है और एक और जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि डिजिटलाइजेशन इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, सो आप वो वाला एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने डिस्कशन सेक्शन में। यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करते हैं, सो यहाँ पर आपका आता है कि आप यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करते हो। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप डीपली इन्वेस्टिगेट करते हो, डीपली जांच पड़ताल करते हो। किसकी करते हो, लिटरेचर ट्रेंड्स की। यहाँ पर लिटरेचर ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पर ये होगी, आप यहाँ ये देखते हो कि ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर हैं, जो पब्लिश स्टडीज़ हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ निकल के आ रही है, कोई गैप्स या फिर कोई गैप है इसमें या फिर कोई इनकन्सिस्टेंसी है, उसका यहाँ पे आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर का इफेक्ट AI बेस्ड प्रोडक्ट्स पर, ठीक है।
तो इसमें हम इसको ऐसे लेते हैं कि हमने जब रिसर्च पेपर पढ़े तो हमने ये उसमें देखा कि जो ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं अगर वो एआई एडॉप्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं तो उसमें वो टैम मॉडल को ज़्यादा ले रही हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल को लेकर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, मतलब ये हमने ट्रेंड अपना फाइंड आउट करा। अब इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पर ये रहा कि जो यूज़र इंटेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए टैम मॉडल का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बट जो हमारा टैम मॉडल है उसमें सिर्फ यूज़र इंटेंशन या परसीव्ड ईज ऑफ यूज़ इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो हमारा जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, कल्चर एस्पेक्ट्स हैं, उसको यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। और जो हमारा रियल वर्ल्ड एडॉप्शन है, रियल वर्ल्ड एडॉप्शन में ये कुछ गैप्स रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारे रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर जो है रेशनल के साथ साथ वो इमोशनली भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये आपने क्या कर, इस तरीके से आपने क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया। ठीक है, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग करोगे कि आपने का लिटरेचर ट्रेंड आपको अपनी स्टडी में मिला और फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस बताओगे। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसमें आप ये नहीं बताते हो कि क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे आप ये बताते हो क्यों हो रहा है और किस चीज़ की कमी रह गई है। ठीक है, क्यों और किस चीज़ की कमी रह गई है, आप यहाँ पर डिस्कशन सेक्शन में ये इन्वॉल्व करते हो। ये मतलब हुआ क्रिटिकल एनालिसिस का। फिर आता है एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन पैटर्न एग्जिस्ट एंड व्हाट दे इम्प्लाई। अब यहाँ पर आप ये बताते हो कि सर्टेन पैटर्न एग्जिस्ट। अब सर्टेन पैटर्न एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर है कि आपने अपनी स्टडीज में कोई देखा कि एक सिमिलर पैटर्न बार बार यूज हो रहा है, तो आप ये बताते हो कि सर्टेन पैटर्न कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है और फिर वो क्यों कर रहा है, वाई, फिर उसका यहाँ पर वाई भी एक्सप्लेन करते हो, एंड व्हाट दे इम्प्लाई, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप ये भी बताते हो। ठीक है, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, हमने जब स्टडीज़ पढ़ी तो वहाँ पे हमने ये देखा कि भाई जो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर यंग कंज्यूमर्स को देखते हुए बनाए जा रहे हैं, ओल्डर कंज्यूमर्स को देखते हुए नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया सर्टेन पैटर्न एग्जिस्ट। आपने बता दिया कि ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वहाँ पर ये कह रही है कि भाई जो एआई जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यंग कंज्यूमर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये तो सर्टेन पैटर्न एग्जिस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वाई, ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे इसका वाई क्या आएगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे ये रहेगा कि जो हमारे जो यंग कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा डिजिटल लिटरेट हैं, उन्हें डिजिटल नॉलेज ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे जो यंग कंज्यूमर्स हैं वो एआई टूल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी रहा और ये हमारा एलेक्सा रहा, सीरी रहा, इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ये वाला पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। एंड व्हाट दे इम्प्लाई, अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर ये रहेगा कि भाई जो फ्यूचर में जो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे वो यंग कंज्यूमर्स को देखते हुए बनाए जाएंगे, साथ में ओल्डर कंज्यूमर्स के लिए कुछ कैंपेन, कोई अवेयरनेस, कोई कैंपेन भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये इसका रहा, आपने इम्पैक्ट भी बता दिया। ठीक है, थर्ड, मे सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप फ्यूचर रिसर्च एजेंडा भी बताते हो। और फ्रेंड्स अगर जो जर्नल्स होते हैं उसमें अगर रिव्यू पेपर के डिस्कशन सेक्शन में अगर आपने फ्यूचर रिसर्च एजेंडा इंक्लूड नहीं करा है तो तब भी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। ये जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस किस चीज़ पर हो सकती है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल पे समझें तो आप ये बता सकते हो कि भाई फ्यूचर जो स्टडीज़ हैं उसमें हम लोग क्रॉस जनरेशनल को हमें इंक्लूड करना चाहिए, मीन्स वेरियस जनरेशन या वेरियस गैप्स पर वेरियस जो एजेस पे जो गैप है उसको हमें इंक्लूड स्टडी होनी चाहिए, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होना चाहिए, या फिर सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क को भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये इस तरीके से फ्यूचर रिसर्च यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और ये देखो फ्रेंड मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया है कि एआई एडॉप्शन को लेकर, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको समरी से समझ ले रहे हैं। एक हम समरी यहाँ पे हमारी क्या रही कि जो रिसर्च पेपर के रिजल्ट सेक्शन है वहाँ पर आता है कि आपने जो भी ओरिजिनल स्टडी है, ओरिजिनल स्टडी की जो फाइंडिंग है उसको यहाँ पर रिपोर्ट करते हो। और अगर हम रिव्यू पेपर की बात करें तो रिव्यू पेपर में रिजल्ट सेक्शन में जो भी आपने लिटरेचर पढ़ा है उसको यहाँ पे आप समराइज करते हो, कैटेगराइज करते हो। और डिस्कशन सेक्शन में क्या आएगा रिसर्च पेपर में, यहाँ पे जो भी आपकी ओन फाइंडिंग्स है उसको यहाँ पे इंटरप्रेट करोगे और लिटरेचर से कंपेयर करोगे, पास्ट स्टडी से कंपेयर करोगे अगर कंपेरेटिव स्टडी है तो। और रिव्यू पेपर में क्या आएगा, यहाँ पे क्रिटिकली इवेलुएट्स करोगे, ट्रेंड्स निकालोगे, गैप्स निकालोगे एंड इनसाइट्स, मतलब यहाँ पर आप क्रिटिकली डीपली इन्वेस्टिगेशन करोगे, ट्रेंड देखोगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, गैप्स निकालोगे और फ्यूचर इनसाइट्स भी दोगे। तो ये आपको
मैंने सभी टेबल के थ्रू भी समझा दिया। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपकी आज की वीडियो में। इन द टुडेज वीडियो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more such content. Till then, stay curious, stay consistent, keep researching.